जी बेटा, तो कल की क्लास में हमारी बातचीत हुई थी प्रिपरेशन ऑफ इथाइन के हवाले से। सॉरी, इसमें 6 प्रिपरेशन हम लोगों ने देख ली थी। आज इसकी 7वीं और आखिरी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। और 7वीं प्रिपरेशन हमें क्या कह रही है? ऑक्सीडेशन करवानी है। अच्छा, एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन के लिए मुझे अगर ऑक्सीडेशन करानी है किसी चीज़ की, तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी? सर ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा? एटमॉस्फेयर। नहीं, हाँ, एटमॉस्फेयर से ले तो सकते हैं। अच्छा, पहला जो जवाब है ना, वही थोड़ा सा गलत है। कैसे गलत है? देखो, मैंने कहा मुझे ऑक्सीडेशन करवानी है। ऑक्सीडेशन की कितनी डेफिनेशंस हैं हमारे पास? तो मुझे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस बता सकता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 डेफिनेशंस होती हैं। गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय एनी स्पीशी, लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय एनी स्पीशी, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीशी। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ। देखो, अभी मुझे कहा ऑक्सीडेशन के लिए, मैंने पूछा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो मुझे कहा ऑक्सीजन की। देखो, ऑक्सीजन की ज़रूरत तो सिर्फ इसी केस में होगी ना। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन का ये वाला केस है या ये वाला केस है, तो इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है क्या? इसमें ये काम तो बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है बेटा। तो आप इसको ना फिक्स नहीं कीजिए कि सर ऑक्सीडेशन करवानी है तो हमें ऑक्सीजन ही चाहिए होगी। ऑक्सीजन ही कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो बस इस चीज़ की तस्हीह कर रहा था, और कुछ नहीं। ठीक है, हमें ऑक्सीडेशन करवाने के लिए बेटा ज़रूरत होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी भी सूरत हमारे सामने हो सकता है। ये हाइड्रोजन को लॉस भी करवा सकता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस भी करवा सकता है, ऑक्सीजन को गेन भी करवा सकता है। तीनों काम कर सकता है। ठीक है ना? तो सही जवाब इसका होता कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होगी सर। अब रिएक्शन देख लेते हैं। इथीन का रिएक्शन हमने करवाया KMnO4 के साथ। अच्छा, KMnO4 यहाँ पे कैसा इस्तेमाल होगा? एक्वस इस्तेमाल होगा, यानी कि KMnO4 को पानी में ऐड करके हम उसका सोल्यूशन ऐड करेंगे। नतीजे में रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे प्रोड्यूस होता है CH2 बॉन्ड विद CH2। इसके साथ एक OH लगा हुआ होता है और इसके साथ एक OH लगा हुआ होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेटा, इसका नाम इस कंपाउंड का होता है, कंपाउंड का नाम होता है बेटा इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल इसका नाम होता है। उसके अलावा इसे एंटी फ्रीज भी कहते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल या फिर एंटी फ्रीज, ये 2 इसके नाम हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एंटी फ्रीज सर, ये एंटी फ्रीज क्या काम करता है? देखो, नाम से नजर आ रहा होगा। फ्रीज का मतलब क्या होता है? जमना। और एंटी का मतलब क्या होता है? यानी कि रुकावट डालने वाला, मुश्किलात खड़ी करने वाला। तो ये सब्सटेंस एंटी फ्रीज के तौर पर इस्तेमाल होता है अमूमी तौर पे गाड़ियों के रेडिएटर्स वगैरह में। ऐसी जगह पर जहाँ पर एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ठंडा हो, जैसे कनाडा, रशिया साइड पर, जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, वहाँ पर गाड़ी के इंजन्स में ऑयल और मुख्तलिफ चीज़ें फ्रीज ना हो जाएं, तो इसलिए वहाँ पर उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल डाला जाता है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल उस चीज़ को फ्रीज होने से बचा लेता है। अल्टीमेटली इथाइलिन ग्लाइकॉल करता क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल बेसिकली उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कह लो, या उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी,
फ्रीजिंग पॉइंट कह लो, उसको इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज करने से मुराद, सॉरी, इंक्रीज मैंने गलत बोल दिया, उसको डिक्रीज कर देता है। यानी कि जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये वाटर का क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, FP ऑफ वाटर। अब अगर मैं इथाइलिन ग्लाइकॉल को वाटर में डाल दूं तो इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करता है, वाटर के इस फ्रीजिंग पॉइंट को मजीद कम कर देता है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आया। अब -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर जो है आपके पास, मिसाल के तौर पर, वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, वो सॉलिड स्टेट में नहीं जाएगा। ये काम करता है एंटी फ्रीज, दरअसल मेल्टिंग पॉइंट यानी या फ्रीजिंग पॉइंट को मजीद कम कर देता है। यानी कि जो टेम्परेचर उस वक्त है मौजूद, उस टेम्परेचर के मुकाबले में कम कर देता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? बेटा बात समझ में आई? सर क्लियर है। सर तो स्टेट चेंज होती इसकी? स्टेट बेटा कैसे चेंज होगी, जब आपने फ्रीजिंग पॉइंट ही कम कर दिया, टेम्परेचर जो रिक्वायर था वो आपने कम ही कर दिया मजीद, तो आप उस टेम्परेचर तक लेके जाओगे तब जाके स्टेट चेंज होगी ना। ओके सर। अच्छा, कोई अगर इसका मैकेनिज्म पूछ ले तो किस तरीके से मैकेनिज्म होता है इसका, जरा ध्यान दो। देखो, सबसे पहले ये जो KMnO4 है, KMnO4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा KMnO4। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, जो KMnO4 में वाटर ऐड किया था ना, एक्वस KMnO4 ऐड किया था, तो उस वाटर के साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2O2 बना लेगा, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। देन ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इथीन के साथ रिएक्ट करेगा, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। अच्छा, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड किस तरीके से, OH और OH। अब एक OH एक कार्बन पे लग जाएगा, दूसरा OH दूसरे कार्बन पे लग जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास इथाइल ग्लाइकॉल बन गया। जी बेटा। सर पहले स्टेप में नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आया? बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है ना, जैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 है, मैं और बता देता हूँ कुछ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। KMnO4 हो गया, ठीक है, और K2Cr2O7 है, KCrO4 है, इसके अलावा H2O2 भी इटसेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, इन सब का काम ही होता है नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना। ये सब के सब का काम ही नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना होता है। सर इस रिएक्शन ने सीधा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्यों यूज कर लिया? रिएक्शन में सीधा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्यों नहीं यूज कर लिया? बेटा आइडेंटिफिकेशन नहीं होती ना। KMnO4 का कलर जो है ना, KMnO4 का कलर चेंज हो जाता है इसलिए। ठीक है। पर्पल होता है, और जब इथाइलिन ग्लाइकॉल फॉर्म होता है तो ये इथाइलिन ग्लाइकॉल जो होता है ना बेटा, ये कलरलेस होता है वाटर की तरह। तो हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन हो गया है, इसलिए KMnO4 के एक्वस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डायरेक्ट यूज करना थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है। KMnO4 एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सस्ता होता है, ये भी एक वजह है। क्लियर? सर एक में रिएक्शन दिखाइएगा ऊपर। चलूँ आगे? यस सर। ठीक है, तो इसी टॉपिक के साथ हमारा केमिस्ट्री ऑफ इथीन का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम मूव करते हैं केमिस्ट्री ऑफ, अच्छा स्टूडेंट्स फिर आगे देखते हैं बेटा। अब हम
अल्काइन स्टार्ट करेंगे, हमारा तीसरा फैमिली मेंबर और होमोलोगस सीरीज से। पहले हमने पढ़ा अल्केन, फिर पढ़ा अल्कीन, फिर पढ़ा अल्काइन। अल्कीन, अल्केन के दो मेंबर्स पढ़े, मीथेन ईथेन। और अल्कीन का एक मेंबर पढ़ा, ईथीन। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा अल्काइन। अल्काइन का भी एक मेंबर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसे हम इथाइन कहते हैं। फिलहाल देख लेते हैं अल्काइन के बारे में कुछ बुनियादी बातें। अल्काइन जो है वो अनसैचुरेटेड ओपन चेन और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स को कहा जाता है, ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दी हुई हैं, इनके कुछ नाम लिख दिए हैं। अब इसका एक स्ट्रक्चर मैंने इथाइन का आपके सामने ड्रॉ किया है, तो इसे देख लीजिए। इथाइन कैसा होता है, दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। प्रोपाइन कैसा होता है, दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये सिर्फ नॉलेज के लिए एडिशनल आपको बता रहे हैं, इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। वो है कि अल्काइंस का नाम ऑन द बेसिस ऑफ एसिटाइलिन यूनिट, ये जो एसिटाइलिन यूनिट आप देख रहे हैं, इसकी बुनियाद पर भी अल्काइंस का नाम रखा जाता है। तो हम इसकी बुनियाद पर नाम देख लेते हैं कि किस तरीके से नाम दिए जाएंगे। तो C2H2 सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इसको तो हम कहते ही एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन यूनिट क्या होता है, ये होता है एसिटाइलिन यूनिट जिसमें दो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो और उनकी एक एक बॉन्ड वैकेंसी किसी और चीज़ के साथ जुड़ी हो, वेदर इट इज़ हाइड्रोजन और कार्बन और एनीथिंग एल्स। ठीक है ना। तो इसके साथ जुड़ी हुई हो तो ये आपके पास एसिटाइलिन कहलाता है। अब एसिटाइलिन देखने के बाद ये जो अगला स्ट्रक्चर है C3H4, इसमें देखो ये तीन कार्बन बनाए मैंने, दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ा है, इसके साथ हाइड्रोजन जोड़े हुए हैं, इसके साथ कुछ नहीं है क्योंकि इसके चारों बॉन्ड वैकेंसी सेटिस्फाइड है। एसिटाइलिन यूनिट आइडेंटिफाई करो, ये रहा एसिटाइलिन यूनिट। अब एसिटाइलिन यूनिट के अलावा और क्या है स्ट्रक्चर में, हाइड्रोजन को भूल जाओ तो कार्बन बचा। तो CH3 को हम क्या कहते हैं, CH3 बिलोंग्स टू अल्काइल फैमिली। अल्काइल फैमिली का पहला मेंबर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम मीथाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन इस यूनिट को कहते हैं। अब आ जाओ दूसरा C4H6। C4H6 में आप अगर देखो तो C4H6 जो है वो ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया, एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। ये रहा हमारे पास एसिटाइलिन यूनिट। अब एसिटाइलिन यूनिट के अलावा स्ट्रक्चर में क्या है, दो मिथाइल नजर आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाई मिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है। आगे चलेंगे यहाँ से एक स्टेप और, डाई मिथाइल एसिटाइलिन के बाद, अच्छा डाइमिथाइल एसिटाइलिन को, ये जो C4H6 है इसको एक और तरह से भी तो लिखा जा सकता है। इसको हम, जी सर, अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पर हो तो फिर तो दो मर्तबा मिथाइल नहीं आएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल अभी हम उसी केस की तरफ ही जा रहे थे। अच्छा आइडेंटिफाई किया कस्मा। तो ये आ गया और ये आ गया H3, नहीं H आ गया सर। ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में कोई एसिटाइलिन यूनिट नजर आ रहा है, तो शायद आपका जवाब हो नहीं सर, इस स्ट्रक्चर में कोई एसिटाइलिन यूनिट नहीं है सर। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं बेटा, इस स्ट्रक्चर में भी एसिटाइलिन यूनिट है। वो एक अलग बात है कि आपको वो एसिटाइलिन यूनिट नजर नहीं आ रहा। ठीक है। अब जरा मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, ये रहा एसिटाइलिन यूनिट बेटा, देखो। सर हम इसे इथाइल कहेंगे फिर। हाँ वेरी गुड, इसका नाम जब आएगा तो इसको हम कहेंगे इथाइल एसिटाइलिन। अब देखो कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन क्या है, इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है, प्रोपाइन, सॉरी ब्यूटाइन। इस कंपाउंड का IUPAC नेम आ गया ब्यूटाइन। लेकिन अगर कोई कहता है डाइमिथाइल एसिटाइलिन तो वो भी सही है, और अगर कोई कहता है इथाइल एसिटाइलिन तो वो भी सही है। गलत दोनों में से कोई भी नहीं है। यही मसला आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को कंपाउंड का नाम पता होता है, लेकिन वो फिर भी पूछ रहे होते हैं सर ये क्या होता है, क्योंकि आपको बाकी नामों का इल्म नहीं होता। तो ये बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको इल्म हो कि आप कर क्या रहे हैं। कुछ भी अगर घूम फिर के कुछ भी आ जाता है यार पेपर में, तो हमें पेपर के लिए एटलीस्ट तैयार तो होना चाहिए ना। तो C5H8 5 कार्बन, इस कार्बन के साथ चारों बॉन्ड बने हुए हैं, इस कार्बन के भी चारों बॉन्ड बने हुए हैं, H3। ठीक है।
अब इधर भी ढूंढो एसिटाइलिन यूनिट, तो ये रहा एसिटाइलिन यूनिट, तो मुश्किल वाली बात ही नहीं है। इसके बाद क्या बचा, स्ट्रक्चर में देख के बताना क्या क्या बच रहा है। 1 ethyl 1 मिथाइल और ethyl. इथाइल। एक मिथाइल बच रहा है, एक इथाइल बच रहा है, तो मिथाइल इथाइल Acetyl. एसिटाइलिन, मिथाइल इथाइल एसिटाइलिन। इसी स्ट्रक्चर का एक और कंटेम्पररी ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं। इसमें ट्रिपल बॉन्ड हमने यहां लगा दिया, अब अगेन ढूंढो एसिटाइलिन कहाँ है सर, ये रहा एसिटाइलिन सर, ब्यूटाइल। ठीक है, एसिटाइलिन ढूंढ लिया, नाम लिखो बेटा। इधर क्या बचा अब आपके पास, प्रोपाइल बच गया, 4 कार्बन है ना, प्रोपाइल सर ब्यूटाइल होगा ना? सर ये Butyl होगा. प्रोपाइल ही होगा, लेकिन आपने एक कार्बन एक्स्ट्रा बनाया है, 5 कार्बन थे। 3 3 6, हाँ 6 होगा बेटा, सही कह रहे हो। ये हो जाएगा प्रोपाइल। अच्छा, जिसने ब्यूटाइल कहा उसने भी गलत नहीं कहा, मैं अप्रिशिएट करूंगा ब्यूटाइल के ऊपर भी कि आपने देखा कि हाँ भाई 4 कार्बन है तो वो ब्यूटाइल होगा वैसे। और जिसने मेरी गलती आइडेंटिफाई की उसको भी बेटा वेल डन, वेरी गुड। इससे लग रहा है कि तुम लोगों को जो चीज़ें अभी तक सिखाई गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों को वो चीज़ें आती हैं, पढ़ लिख कर तुम लोगों ने गधे पर लादा नहीं उसको। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं बेटा केमिस्ट्री ऑफ इथाइन। तो इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना हमें आज, स्ट्रक्चर प्रिपरेशन इथाइन की और प्रॉपर्टीज किसकी, इथाइन की। अच्छा, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, रिएक्शंस। अच्छा, एक बात और मैं भूल गया बेटा, जरा सुन लो। इथीन अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, ये रहा ऊपर। इथीन की ना फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस, बुक और नोट्स शायद नहीं है अभी आपके पास, तो बुक में से ना जरा इथीन को पढ़ लीजिएगा, इसके इथीन के यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज लाजमी तौर पर, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो जब मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर की केमिस्ट्री ऑफ इथाइन में, सबसे पहली बात क्या होती है, आपको पता है कि इथेन इथीन मीथेन सब में हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन क्या है वो देख लेते हैं। इथाइन का फॉर्मूला इसके लिए हमें चाहिए होगा C2H2 होता है। इसमें सेंट्रल कार्बन कौन, सेंट्रल एटम कौन होता है, कार्बन होता है। कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz। यहाँ s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के z में आ गया। अच्छा, ये क्या बन गई बेटा, ये कहलाती है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। अच्छा, अगर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के हवाले से बात किया जाए तो s का ऑर्बिटल और ये p के ऑर्बिटल 3, px py और pz। px में एक इलेक्ट्रॉन है, py में एक इलेक्ट्रॉन है, s में एक इलेक्ट्रॉन है, pz में एक इलेक्ट्रॉन है। इनमें से s
और एक P, ये मिलकर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना, एक कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन लगता है, ठीक है। तो एक जो हाइड्रोजन से जुड़ रहा है ऑर्बिटल, वो हाइब्रिडाइजेशन में शामिल होगा। और दूसरा वाला जो ऑर्बिटल है ना, यानी ये वाला सर क्यों हाइब्रिडाइजेशन में शामिल हो रहा है जब इसके साथ तो हाइड्रोजन भी नहीं लग रही? बेटा इसलिए क्योंकि ये वाला है ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के साथ जाके जुड़ रहा है ना। ये वाला ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा, ये वाला ऑर्बिटल भी पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्स पे देखिए, सेंट्रल कार्बन हमने कंसिडर किया हुआ है, s ऑर्बिटल, ये px। ये जरा एक बार वापस बताइएगा, क्या कह रहे हो? वापस बताइएगा। देखो मैं ये कह रहा हूं कि जो फॉर्मूला है C2H2 है ना, अभी जो हाइब्रिडाइजेशन मैं बता रहा हूं ये तो किसी एक कार्बन की बता रहा हूं, दोनों की एक साथ तो नहीं बता रहा ना। एक कार्बन के साथ क्या सिलसिला होगा कि उसके 2 ऑर्बिटल्स जो है ना वो हाइब्रिडाइज होंगे। तो क्यों? एक ऑर्बिटल के साथ तो हाइड्रोजन को आकर जुड़ना है, क्योंकि हमने इथाइन के फॉर्मूला में देखा है कि एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। दूसरा ऑर्बिटल क्यों हाइब्रिडाइज हो रहा है सर? क्योंकि दूसरा ऑर्बिटल दूसरे कार्बन से जुड़ा है। आप बोलो सर वहां तो 3 बॉन्ड है, तो 3 में से एक सिग्मा होगा तभी तो 2 पाए बनेंगे। ये चीज कह रहा हूं कि बाकी 2 पाए बनाएंगे, ये एक सिग्मा बना देगा, ठीक है। अब जब हाइब्रिडाइजेशन हुई तो 2 ऑर्बिटल ने अपने शेप को और एनर्जी को कांस्टेंट किया, और 2 ऑर्बिटल्स ने अपने शेप और एनर्जी को कांस्टेंट नहीं किया। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ये क्या है? ये कहलाते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये कौन है? ये है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ओहो, एक चीज गड़बड़ हो गई। ये हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। सर जी बेटा। हमने पहले डिस्कस किया है कि अभी भी जो है ये बात क्लियर नहीं है कि Z क्या कर रहा है, PX क्या कर रहा है, PZ क्या कर रहा है, PY क्या कर रहा है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि सिर्फ S और PX ही हाइब्रिडाइज हुए, PZ और PY नहीं हुए? बेटा मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात को दोबारा दोहरा देता हूँ, मैं फिर अभी भी उस बात पर कायम हूँ। मुझे नहीं पता कि PX हुआ है, PY हुआ है, PZ हुआ है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि P हुआ होगा कोई। S का होना लाजमी है क्योंकि वो लो एनर्जी पर है, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइज वही होगा। सेकंड नंबर पर कौन होगा? सेकंड नंबर पे P होगा। अब P का कोई एक होगा, ये मुझे पक्का पता है, 100% पता है कि भाई P का किसी एक को तो होना ही होना है। मुझे पता, ये थोड़ी पता है कि X हो रहा है, Y हो रहा है या Z हो रहा है। सही है? जी सर। अच्छा अच्छा, अब एक कार्बन के साथ जब ये सब कुछ हो गया तो अब एक कार्बन का स्ट्रक्चर किस तरीके से आ जाएगा? अगर ये सारे ऑर्बिटल्स को हम जोड़ें तो इसमें से सेंटर ये एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये वाला भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है मान लो, ये अनहाइब्रिडाइज आ गया एक, और यहाँ पर एक और अनहाइब्रिडाइज होगा। ये जस्ट पिक्चरली मेंशन कर, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डायग्राम की असलियत क्या है इस पर मत जाओ। आप तो बोलोगे सर 2 में तो लूप जो है वो बिल्कुल छोटे से होने चाहिए, आपने 2 के बड़े क्यों किए? बात ये कि 3 डायमेंशनल होता तो बेटा बिल्कुल सही नजर आता। अब 3 डायमेंशनल ना हम ड्रॉ कर सकते हैं ना तुम ऑब्जर्व कर सकते हो अभी फिलहाल, तो इसलिए हमने इसको ऐसा रख दिया है कि आपको बस इतना पता चले कि एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मुकम्मल हो गई। मुकम्मल होने के बाद अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर, और एंगल क्या होगा मॉलिक्यूल का? 180। सही है। अच्छा अब
दो चूंकि इस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं ना, दो इस तरह के कार्बन, तो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा देखना। ये आ गया एक कार्बन का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये आ गया दूसरे कार्बन का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक, सही है। ये आ गया एक अनहाइब्रिडाइज इस वाले कार्बन का, ये वाला आ गया एक अनहाइब्रिडाइज इस वाले कार्बन का, सही है। अब ये आ गया एक और हाइब्रिडाइज इस कार्बन का, और ये आ गया एक और हाइब्रिडाइज इस कार्बन का। अच्छा, इधर हाइब्रिडाइजेशन हुई है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा। ये वाला भी किसके साथ जुड़ा होगा, हाइड्रोजन के साथ। ये बॉन्ड की जगह बनी इंडिकेट कर दो, यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ बॉन्ड बना हुआ है। अच्छा, एक ऑर्बिटल मिसिंग है सर, अभी बना लेते हैं बेटा, कोई मसला नहीं है। ये आ गया दूसरा वाला अनहाइब्रिडाइज, ये वाला आ गया इसका अनहाइब्रिडाइज, सही है। अच्छा, ये कौन सा एटम है, हाइड्रोजन। ये कौन सा एटम है, हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp1, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp1, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp1। अब होगा क्या, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये अबव एंड बिलो दी प्लेन जो है ना, ये बॉन्डिंग करेंगे, ऊपर नीचे जुड़ेंगे। इनके अबव एंड बिलो दी बॉन्डिंग जो किस तरीके से होती है, ये मैंने तुम लोग को पहले भी हाथ के जरिए समझाने की कोशिश की थी, शायद याद होगा। ठीक है, अबव और बिलो ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे से जुड़ेंगे, मिलेंगे, टूटेंगे, जुड़ेंगे, मिलेंगे, टूटेंगे, इस तरीके से चलता रहेगा। और ये आपका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आ गया इसका इथाइन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। एंगल क्या होता है बेटा, 180 डिग्रीज होता है, और शेप कैसा होता है, ये शेप होता है लीनियर, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में, इस तरीके से H C ट्रिपल बॉन्ड C H, ये होता है स्ट्रक्चर। इसी के साथ आपका स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन का टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा। किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। सर यानी कि दोनों जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे से अबव एंड बिलो पाई बॉन्ड बनाएंगे। बिल्कुल सही है सर। और कोई सवाल बेटा किसी को? तो सर ये आपने पाई बॉन्ड डबल लाइन से क्यों करवाया है? वो तो मैंने ऐसे ही बताया कि ये कभी मिल रहा है कभी टूट रहा है, कोई खास वजह नहीं है डबल लाइन की। अच्छा ठीक। और कोई सवाल बेटा? और कोई सवाल बेटा? सर कल जो आपने हमें सल्फर की इसी तरीके से हमें बताई थी हाइब्रिडाइजेशन, तो सर उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी किस्म की होती है, उसको हम क्या बोल लेंगे? कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा। कुछ केसेस में सिंपल भी होती है, कुछ में कॉम्प्लेक्स होती है। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि सल्फर में सिर्फ यही होगी। अगर सिर्फ वाला केस होता ना तो मैं तो तुम्हें, जैसे कार्बन में कोई मुझसे बोलेगा ना, मैं बोलूंगा भाई 3 ही किस्म की हो सकती हैं, sp1 sp2 sp3, कोई और नहीं हो सकती। इसी तरह सल्फर का मसला ये है कि सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन फिक्स नहीं है। सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन बहुत सी तरह से हो सकती है, तो मैं कोई एक तुम्हें बात नहीं बता सकता। sp1 भी होती है, इसमें sp2 भी होगी, sp1 भी हो जाती है, और भी हो सकती है जिनके नाम तुम्हें सर पता नहीं। जो हमने कल हाइब्रिडाइजेशन की थी उसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड वो चला गया था 4s में, तो वो 4s1 हो गया था। हाँ, तो अब हम इस वाले s को कंसिडर करेंगे और इससे पहले जो 3s2 था हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसको भी करना पड़ेगा, वो SSP हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। मैं बोलता रहा हूँ ना बेटा कि बहुत सारी कुछ ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जो तुमने पढ़ी भी नहीं। SSP हाइब्रिडाइजेशन भी कहलाती है, क्योंकि दो अलग अलग ऑर्बिटल है ना, S2P नहीं कह सकता उसको मैं, क्योंकि एक 3 का है और एक 4 का है, ये मसला है। यहाँ तो देखो दोनों 2 है ना, S भी 2 है P भी 2 है, तो हम sp2 sp1 कह लेते हैं, लेकिन वहां तो एक 3 एक 4 है, तो उसमें दोनों का नाम अलग अलग लेना पड़ता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि दोनों ऑर्बिटल्स अलग अलग थे, यानी कि जो नंबर ऑफ शेल था वो अलग था, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, इस तरीके से।
ओके सर। और कोई सवाल बेटा? आई थिंक नहीं। नो सर। ओके चलो क्लास ऑफ कर रहा हूँ, बाकी बात इंशाल्लाह आप लोगों से कल होगी। पीडीएफ में मैंने पीडीएफ करके ग्रुप में सेंड। बस सही है, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो ग्रुप पे डाल देना। और अगर नहीं भी लिए हैं किसी ने स्क्रीनशॉट, तो मैं वीडियो के जरिए मैं आहिस्ता आहिस्ता लास्ट में स्क्रॉल अप इसीलिए कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है ना? अगर प्रॉब्लम होती है तो वीडियो से जाके स्क्रीनशॉट ले लेना एंड में। मैं सारी एक एक स्टेप पे उसको पॉज कर रहा हूँ ताकि वो आप स्क्रीनशॉट उसका ले सकें। ठीक है, तो बाकी बात इंशाल्लाह कल होगी। अल्लाह हाफिज़।